आज हम देश के कुछ स्वयं नियुक्त और स्वघोषित इतिहासकारों के शब्दों के खेल के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इन इतिहासकारों ने अलग अलग हथकंडे अपनाकर हमारे इतिहास को मुगलों और अंग्रेजों की महानता से रंग दिया और हमारे सच्चे योद्धाओं और नायकों को किताब के किसी कोने में जगह देकर खानापूर्ति कर दी। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से मुबारक बेगम मस्जिद की ढहने की खबर सबने सुनी ही होगी। इस पर भारतीय वामपंथी और अंग्रेजी प्रेमी लिबरलों के प्रिय इतिहासकार विलियम डलरिम्पल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली से एक बुरी खबर आई है, मुबारक बेगम मस्जिद अथवा रंडी की मस्जिद टूट गई है। इसके बाद डलरिम्पल मुबारक मस्जिद के बारे में लिखते हैं कि मुबारक बेगम सर डेविड अक्टरलोनी की पत्नी थी। शुरुआत में वो पुणे की एक ब्राह्मण लड़की थी, फिर उसने दिल्ली की ओर अपना रास्ता ढूंढ लिया और इस्लाम में धर्मांतरित हुई और अक्टरलोनी से शादी की, जिन्होंने उसके नाम पर महान मुबारक बाग मस्जिद बनाया। लेकिन मुबारक बेगम मस्जिद को लेकर किए गए अपने ट्वीट में डलरिम्पल ने खुद सहित उन सभी इतिहासकारों की मंशा और मनोवृत्ति को सबके सामने लाने का काम कर दिया, जिन्होंने इतिहास में तुर्क, मुगलों और अंग्रेजों के कुकृत्यों को अलग अलग हथकंडे अपनाकर ढकने का काम किया है। डलरिम्पल के ट्वीट को ध्यान से पढ़े तो इसमें एक बात गौर करने वाली है कि उन्होंने मुबारक बेगम के बारे में लिखा कि वो पुणे की एक ब्राह्मण लड़की थी, फिर उसने दिल्ली की ओर अपना रास्ता ढूंढ लिया। ये वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वाक्य डलरिम्पल जैसे फर्जी इतिहासकारों की असलियत की पोल खोलेगा। क्योंकि इस घटना की वास्तविकता की बात करें तो 12 साल की मासूम बच्ची का पुणे से अपहरण किया गया, उसकी दिल्ली के कोठों में तस्करी की गई और उसे उपहार के रूप में अक्टरलोनी नाम के एक ऐसे अय्याश अंग्रेज को सौंप दिया गया जिसने दिल्ली में अपने यौन संबंध बनाने के लिए 13 रखेलों का हरम बनाया था। लेकिन हमारे इस जमाने के फिरंगी साहब ने शायद सोचा होगा कि इतनी लंबी कहानी क्यों लिखनी है, अक्टरलोनी तो अपना आदमी है और ऐतिहासिक सच्चाई पेश करने का कोई ठेका तो मैंने लिया नहीं है। चलो यह लिखता हूँ कि इस लड़की ने पुणे से दिल्ली तक अपना रास्ता ढूंढ लिया और वहां धर्मांतरित होकर उसने शादी कर ली। इनके इस सिद्धांत के हिसाब से अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों को गुलाम नहीं बनाया गया, उनकी अफ्रीका से तस्करी नहीं की गई, उनका बलात्कार और शोषण नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने इस नए जीवन की ओर अपना रास्ता ढूंढ लिया। ऐसे ही शब्दों के जोड़ तोड़ और हेर फेर पर आधारित हमारे देश का इतिहास जो उपनिवेशवादियों और उनके चापलूसों द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही कुछ अंग्रेजों की औलादों और स्वघोषित इतिहास के ज्ञाताओं, जिन्होंने भारत को कम और पश्चिमी इतिहास, दर्शन शास्त्र और मूल्यों के बारे में ज़्यादा पढ़ा, ऐसे ही लोगों ने हमारा इतिहास लिखा और हमारे इतिहास में अंग्रेजों और मुगलों की हैवानियत और क्रूरता को छिपाने का काम किया। इतना ही नहीं, इन इतिहासकारों ने अंग्रेजों को भारत को सभ्य बनाने का श्रेय भी दिया और मुगलों को महान और उदारता का प्रतीक बनाया। मुबारक बेगम को लेकर विलियम डलरिम्पल का ट्वीट इन फर्जी इतिहासकारों के करतूतों का सटीक उदाहरण है। जब ट्विटर पर इनके इस दावे पर लोग सवाल खड़ा करने लगे तो फिर डलरिम्पल ने दलील दी कि यह अनार्की यानी अराजकता और शासनहीनता का समय था। सभी धर्मों को लोग भूखमरी की वजह से अपने बच्चे बेच देते थे, गुलामी की कोई धार्मिक सीमा नहीं होती है। ऐसे में यह कहना कि गुलामी की कोई धार्मिक सीमा नहीं होती है, यह भी सल्तनत और मुगलों के काले कारनामों को छिपाने का एक खोखला और घटिया दावा है। क्योंकि तुर्क मामलुक सल्तनत, जिसे इतिहासकार गुलाम वंश कहते हैं, और मुगल राज के दरबारी इतिहासकारों ने अपने दस्तावेजों में गर्व से लिखा है किस प्रकार उस समय के शासक अपने शाही खजाने को बढ़ाने के लिए युद्ध जीतकर या लगान न भरने के इल्जाम पर लाखों काफिरों को गुलाम बनाकर उन्हें हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में, उज्बेकिस्तान के बाजारों में गुलामों के तौर पर बेच देते थे। फतवा आलमगीरी के अंतर्गत काफिरों को गुलाम बनाना और उनके मताधिकार और मानवाधिकार को छीनना राज्य विधि और इस्लामी कानून दोनों में निहित किया गया। वहीं आपको बता दें कि प्राचीन काल के यूनानी राजदूत और इतिहासकार मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य राज्य के बारे में लिखा था कि भारत में गुलामी की परंपरा तो क्या, इसका नामो निशान भी नहीं था। और यह भी समझिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1677 में हिंदवी स्वराज की राज्य नीति में गुलामों के कारोबार और तस्करी पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। ऐसे में डलरिम्पल कैसे दावा कर सकता है कि गुलामी की कोई धार्मिक सीमा नहीं थी। ये ऐसे फर्जी बुद्धिजीवियों का अंग्रेजों और मुगलों की हैवानियत को क्लीन चिट देने का दूसरा हथकंडा था। यहाँ ये बच्चों के अपहरण और तस्करी, उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उन्हें गुलाम और रखेल बनाकर बेचना, उनका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना, उनके साथ बलात्कार जैसी हैवानियत के पीछे भी ये दोष अंग्रेजों या मुगलों को नहीं बल्कि उन बच्चों के गरीब और बेचारे माता पिता को दे रहे हैं। इनका कहना है कि तभी भारत में कोई शासन प्रशासन नहीं था, भूखमरी थी जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को इनके पास बेच देते थे।
आप सोच सकते हैं इन हैवानों के कुकृत्यों को ढकने के लिए ये पश्चिमी इतिहासकार किस हद तक जा सकते हैं और किस प्रकार के घटिया तर्कों का इस्तेमाल करते हैं। जब जानकारों ने इतिहासकारों के लेख पर यह सवाल उठाया कि अगर मुगलों के समय के इतिहासकारों ने उनकी क्रूरता, उनकी हैवानियत के बारे में इतना खुलकर लिखा था, तो आज के ज़माने के इतिहास में उसे शामिल क्यों नहीं किया गया। इस सवाल पर मुगलों और खुद का बचाव करते हुए इन मुगलों के हिमायती इतिहासकारों ने नई चाल खेली। इन्होंने कहा कि उस समय के इतिहासकार जानबूझकर मामूलक सुल्तानों या मुगल बादशाहों की क्रूरता के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे। ऐसा करने से सुल्तान या बादशाह खुश हो जाते थे ताकि उलेमा की नज़र में वो और ज़्यादा मजहबी और दीनदार कहलाएं। इसलिए उन्होंने मुगलों के समय के इतिहासकारों द्वारा लिखित सभी घटनाओं को शामिल नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है, ये आज के ज़माने के लेखक कौन होते हैं ये तय करने वाले कि इतिहास में क्या लिखा जाएगा और क्या नहीं। इतिहासकार के रूप में बैठे इन मुगलों और अंग्रेजों के चापलूसों का क्या हक बनता है कि वो उनके कुकृत्यों को ढकने के लिए उस समय के इतिहासकारों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों को अपनी विचारधारा और सहूलियत के हिसाब से आकलन करें और उससे मुगलों की क्रूरता और हैवानियत वाला हिस्सा छांट कर केवल उनकी वाहवाही वाला भाग शामिल करें। इन लिबरल और सेकुलर इतिहासकारों के एक पसंदीदा कश्मीरी क्रांतिकारी शहला राशिद ने कहा है कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलते। फिर इन इतिहासकारों ने कैसे मान लिया कि सल्तनत और मुगल काल में सब के सब मुसलमान इतिहासकारों ने अपने दस्तावेजों में झूठ लिखा होगा। अफ्रीकी क्रांतिकारी संकारा ने कहा था, जन शत्रु वो है जो जनता को अज्ञानी रखता है। जब तक हमारे देश में से स्वनियुक्त ठेकेदारों और फिरंगियों के मुंशियों और सिपाहियों की झूठी निष्ठा रहेगी, हमारी स्वतंत्रता संपूर्ण नहीं होगी। स्वराज के बिना स्वतंत्रता अधूरी है और स्वाभिमान के बिना स्वराज्य भी अधूरा है। तो क्या आपको अभी भी नहीं लगता है कि हमें अपने इतिहास को दोबारा पलट कर देखने की ज़रूरत है और इन पक्षपाती और तथाकथित सेकुलरवादियों द्वारा लिखे गए झूठ और कुतार्किक बातों को फिर से सही करने की ज़रूरत है, ताकि हमें अपने पूर्वजों के साथ हुए क्रूरता और हैवानियत का भी ज्ञान हो और देश के सच्चे योद्धाओं की गौरवगाथा पर भी अभिमान हो।